अकबर की सुबह हमेशा की तरह ही खास थी, पर उस दिन उसके चेहरे पर हल्की सी जिज्ञासा का रंग था। ऐसा रंग जो केवल तब आता था जब कोई नया सवाल हवा में तैर रहा हो और वो सवाल किसी को हैरान कर देने को तैयार हो। दरबार में रंगीन पर्दे झूल रहे थे, दरबारियों की आवाजें धीरे धीरे उठ रही थी और महल की दीवारों पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। अकबर ने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जो सबकी बुद्धि और हंसी दोनों को जगा दे। अकबर का मन अक्सर बीरबल की तरफ खिंचता। वो सोचने लगा, अगर आज मैं बीरबल को एक चुनौती दूं तो क्या वो उसे वैसे ही हल कर पाएगा जैसा उसने पहले किए हैं? क्या वो अपनी दिमागी चाल और सहृदयता दोनों दिखा पाएगा? यही सोचकर उसने दरबार में बुलावा भेजा और बीरबल का चेहरा देखने की लालसा में उसकी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। बीरबल ने भी अकबर की आवाज पाते ही अपने पुराने मगर चमकदार चश्मे के साथ महल में कदम रखे। उसकी चाल में हमेशा की तरह आत्मविश्वास और हंसी का मिलन था। उसने अकबर के कदमों में झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आज आपका चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम उसे निभा सको तो मैं तुम्हें कोई भी संपत्ति दूंगा जो तुम चाहो, पर अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 7 दिन और रातों तक महल के भोजन से वंचित रहना पड़ेगा। दरबारियों की आंखें बड़ी हो गई। ये चुनौती सुनकर हवा में सनसनी फैल गई। कुछ ने सोचा ये मजाक है, कुछ ने इसे गंभीरता से लिया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उसकी आंखों में खेल और गंभीरता का मिश्रण था। उसने कहा, जहांपनाह, बताइए आपकी चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसी चीज लाओ जो न खोला जा सके, न छुपाई जा सके, न बांटी जा सके और न ली जा सके, पर फिर भी वो चीज सबकी होगी। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई बार अकबर ने ऐसे सवाल रखे थे, पर यह कुछ नया था। न खोला जा सके और न ली जा सके, पर सबकी हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे मानता हूं और मैं कोशिश करूंगा। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल शायद किसी चाल से सबको चौंका देगा, पर कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि बीरबल किस तरह का उत्तर देगा। बीरबल ने महल से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने घर गया। वहां उसने अपनी पत्नी से लंबी बातें की, बच्चों को गले लगाया और रसोई में बैठे चूल्हे पर से एक छोटी सी रस्सी उठाई। नहीं, उसने कोई बड़ा तामझाम नहीं किया। उसने महल के बाजार से एक खाली कटोरा, थोड़ा सा सूखा चना और कुछ मिट्टी के टुकड़े लिए। लोग उसे अजीब सा समझ रहे थे, पर बीरबल के चेहरे पर शांति थी। वो किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। दूसरे दिन बीरबल फिर दरबार में पहुंचा, हाथ में एक साधारण सा तिहरा पैकेट लेकर। उसने उसे धीरे से अकबर के सामने रखा और बोला, जहांपनाह, मैंने वह चीज लाकर रखी है। अकबर ने उत्सुकता से पैकेट खोला, पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। पैकेट के अंदर एक छोटा सा कटोरा था। उसमें सूखा चना भरा हुआ था और कटोरे के ऊपर एक साधारण कपड़ा ढका हुआ था। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल, ये क्या अनोखी वस्तु है जो न खोली जा सके, न ली जा सके और सबकी है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये वस्तु इसलिए अनोखी है क्योंकि ये हर गांव के लोगों के दिल में बसी है। ये उम्मीद है। ये काटो तो नहीं कटती, बांटो तो नहीं बंटती, खोले तो क्या खोला, पर फिर भी ये सबकी है। अकबर ने थोड़ी खीस के साथ कहा, तुमने आशा की बात की, पर आशा को मैं न खोला और न लिया, पर क्या सच में कोई उसे छुपा नहीं सकता? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खोला और छुपाया तो जा सकता है, पर असल में आशा की ताकत ऐसी होती है कि उसे गिना नहीं जा सकता। पर मैं आपके सवाल का और भी ठोस उत्तर देता हूं। ये कटोरा और चना प्रतीक है। कटोरा आपकी प्रजा का घर है, चना उनकी मेहनत और मशक्कत है, और कपड़ा उनका संयम। जब आप इन सबको जोड़कर देखते हैं तो आप समझते हैं कि असली चीज जो न खोली जा सके,
न ली जा सके, वो है सम्मान, पर सम्मान भी तो बंटा जा सकता है। अकबर ने ठिठक कर कहा, तुम फिर विरोधाभास में उलझ गए बीरबल। ये तो वही सवाल रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हर विरोधाभास का हल सिर्फ एक छलावे से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। तब बीरबल ने पूरा हाल बताना शुरू किया, एक ऐसी कहानी जो दरबार के हर शख्स को झकझोर देगी। बीरबल ने कहा कि पिछले वर्ष गांव के एक छोटे से बेटे का नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता दिन भर खेतों में काम करते, पर फसलें अच्छी नहीं आई थी और परिवार का बस गुजारा होता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि अकबर दरबार में एक अनमोल पत्थर रखा जाएगा, ऐसा पत्थर जो किसी की किस्मत बदल दे। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसके परिवार को वो पत्थर मिल जाए तो उनकी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। पर उम्दा लोग और अमीर दरबारियों का झुंड भी वहां पहुंच चुका था। अर्जुन ने पत्थर की चाह में एक अनोखी चाल चली। उसने अपने छोटे से तिजोरी में रखा एक चना निकालकर एक बुद्धिमान बूढ़े से बदला। बूढ़े ने उसे बताया कि असली अनमोल पत्थर किसी भी चीज में हो सकता है, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी का दया करने वाले हाथ में। अर्जुन ने उससे कुछ समझा नहीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। दिन गुजरे और उस अनमोल पत्थर की दावत आई। महल के द्वार खोल दिए गए और लोग, सुंदर संपन्न, सरल संस्कारी, सभी ने अपनी अपनी चाहतों के साथ पत्थर को देखने की उम्मीद लगाई। पर पत्थर तो किसी मंजिल पर था जिसने सबको भ्रमित कर दिया। वो पत्थर न तो कोई सोने का टुकड़ा था, न कोई कीमती रत्न, बल्कि एक आईने जैसा था जिस पर हर किसी की छवि चमक रही थी। अर्जुन जैसे गरीबों के चेहरों पर जब अपने ही दुअख समर्थन की परछाई दिखी तो वे समझ गए कि पत्थर किसी जादुई चीज की तरह नहीं बल्कि आत्मज्ञान की तरह है। कई अमीर लोग अपने आप में उलझ गए। उनमें से कुछ ने पत्थर को उठाकर अपनी तरह तरह की भावनाएं दूर करने की कोशिश की, पर पत्थर ने उनका अतीत और उनके कर्म दिखा दिए। सारे दरबारी खामोश हो गए। अर्जुन ने उस पत्थर से एक नई ऊर्जा पाई। उसने देख लिया कि असली अनमोल चीज दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे काम है। उसने महल के सामने अपना कटोरा फैलाया और सूखा चना रख दिया, अपने मुकाबले बड़े लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि वो क्या कर सकता है, बल्कि ये दिखाने के लिए कि उसके भीतर भी उम्मीद और मानवीयता है। लोग पहले हंसे, पर धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ अमीर लोगों ने अपने हिस्से के चने दे दिए और कुछ ने अपने पुराने गलतियों के लिए माफी मांगी। इस घटना ने दरबार और गांव के लोगों में एक बड़ा बदलाव ला दिया। हर कोई ये समझ गया कि असली अनमोल चीज वो है जो दिल से निकलती है और जिसे लिया न जा सके, न खोला जा सके, पर बांट कर लोग और अमीर बन जाते हैं। बीरबल ने पूरे घटनाक्रम में ये दिखाया कि कैसे सम्मान, आशा और दया जैसी चीजें न तो खोली जा सकती थी, न छुपाई जा सकती थी, पर वे हर किसी के होने पर भी सबकी बन जाती थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वो सोचने लगा कि शायद उसकी चुनौती में कुछ और गहरे अर्थ छिपे थे। वो चाहता था कि बीरबल किसी चाल से उसे चौंका दे, पर बीरबल ने तो कहानी के जरिए एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें अकबर ने खुद को देखा। दरबारियों की आंखों में भी नमी थी। कुछ ने सोचा कि बीरबल ने सत्य कहा और कुछ ने माना कि ये केवल एक सुंदर व्याख्या है। बीरबल ने पांव आगे बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि ये उत्तर आपकी चुनौती का पूरा उत्तर नहीं है, पर मैं आपको एक और चुनौती और दूंगा। इस बार मैं खुद आपकी परीक्षा लूंगा। अगले 7 दिनों में मैं महल से निकलकर गांव गांव जाऊंगा और प्रतिदिन एक ऐसा काम करूंगा जो एक गरीब के लिए फक्र पैदा करे। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बिना ये देखें कि ऐसा करना कितना मुश्किल है। अकबर ने यह सुनकर थोड़ी झिझक महसूस की। वो राजा था, पर क्या वो इतनी विनम्रता से पीछे हट सकता था? पर उसकी आत्मा कहीं गहरे में जवाब खोज रही थी। अकबर ने स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जाओ और दिखाओ। बीरबल ने महल छोड़ा और हर गांव में जाकर लोगों की छोटी बड़ी समस्याएं जानी। किसी का घर टूटा हुआ था,
किसी की गेहूं की फसल खराब हो गई थी, किसी का बीमार बच्चा अस्पताल के बोझ में था। बीरबल ने सिर्फ सुनने के साथ साथ छोटे छोटे काम किए। किसी के लिए राशन ले आया, किसी के लिए दवा जुटाई, किसी के लिए एक प्याजी से कहकर एक बुजुर्ग की मदद करवाई। हर दिन का अनुभव बीरबल के लिए अलग था। उसने देखा कि लोगों की उम्मीदें कच्ची और नाजुक होती है। उन्होंने उसे बतलाया कि कुछ तो केवल कुछ दाने और कुछ शब्द चाहते थे, पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें लंबी मदद की जरूरत थी। बीरबल ने हर जगह वही कटोरा और चना रखा, प्रतीक की तरह, और उसने लोगों से कहा कि इस कटोरे में जो दिया जा रहा है वो केवल उनकी जरूरत है, ना कि दया। उसने लोगों को भी सिखाया कि कैसे वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। 5वें दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव में एक बूढ़े शिक्षक से मुलाकात की। शिक्षक ने बीरबल को बताया कि गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। बीरबल ने हल्की आह भरी और बोला, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ने वालों की संख्या बढ़े? शिक्षक ने कहा, हमें किताब चाहिए, अध्यापक चाहिए, और सबसे बड़ी बात, समाज के सपोर्ट की जरूरत है। बीरबल ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। उसने स्थानीय लोगों को बुलाया, उन्हें समझाया कि पढ़ाई और मेहनत दोनों साथ चल सकते हैं। और उसने कुछ अमीर लोगों को भी भेजकर किताबें और कुछ धन जुटाया। लेकिन असली मेहनत तो गांव के माता पिता की आदतें बदलने में थी। बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करना और समय के साथ विश्वास रखना। अजीब बात यह थी कि कुछ छोटे से बदलाव, जैसे एक छोटा सा बिस्तर, थोड़ा सा भोजन और एक सिखाने वाला दोस्त, बच्चों के भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता था। 7वें दिन जब बीरबल वापस महल पहुंचा तो वो थका हुआ था, पर आंखों में चमक थी। उसका चेहरा ऐसी कहानियों से भरा हुआ था जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल था। उसने अकबर के सामने जो बताया, उससे अकबर का मन बदल गया। वो समझ गया कि वो चीज न खोली जा सकती थी न ली जा सकती थी, पर वो सबकी बन जाती थी जब लोग उसे बांटते थे। अकबर ने उठकर बीरबल की ओर बढ़ते हुए कहा, बीरबल, मेरी चुनौती का तुमने उत्तर दे दिया, पर इससे कहीं अधिक तुमने मुझे वो सिखलाई दी जो शायद कोई किताब नहीं दे सकती थी। तुम्हारी ये चाल केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि मानवता की जीत थी। बीरबल ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी कमाल की लगती है जब उसमें हृदय की गर्मी भी साथ हो। अकबर ने दरबारियों से कहा कि अब वे सबको एक नया दृष्टिकोण दें। कोई भी सम्मान, कोई भी दौलत, कोई भी पद केवल व्यक्ति का नहीं रहता, वो समाज का हिस्सा बन जाता है जब उसका इस्तेमाल सबके भले के लिए किया जाता है। उसने महल के खजाने से कुछ धन निकाले और गांवों के लिए दिए, पर वो केवल धन नहीं था, बल्कि उनका साझा विश्वास था। कहानी का असर लंबे समय तक रहा। दरबार में लोग अब छोटे छोटे दान और मदद के कामों में लगे रहे। अकबर खुद भी कुछ दिनों के लिए गांवों में गया, लोगों के साथ बैठा, उनके दुख सुना और उनके साथ खाया। वो जान गया कि एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी समझ और दिल का होना है। बीरबल की चालाकी और दया का संगम दरबार में सदैव चर्चा का विषय बना रहा। लोग उसे सिर्फ एक बुद्धिमान सलाहकार ही नहीं समझते थे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो समाज की असल जरूरतों को पहचान सकता था। अकबर ने बीरबल को न सिर्फ पुरस्कार दिया, बल्कि उसने उस दिन से ये नियम भी बना दिया कि दरबार में हर माह कुछ समय केवल लोगों की सुनवाई और मदद के लिए निहित रहेगा। कहानी के आखिर में एक मीठी सी सच्चाई बची, वो ये कि कुछ चीजें जिन्हें हम न खोला जा सकता न बांटा जा सकता समझते हैं, वास्तव में तभी अमूल्य बनती है जब उन्हें दिल खोल कर दिया जाए। अकबर और बीरबल दोनों ने ये माना कि बुद्धि और दया एक साथ चले तो समाज में ऐसी रोशनी फैलती है जो किसी की संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती। और जब कभी दरबार में कोई नई चुनौती उठती तो अकबर पहले बीरबल की तरफ देखता और बीरबल मुस्कुराकर कहता, जहांपनाह, प्रश्न तो ऐसे ही आते रहेंगे, पर उनका हल अक्सर हमारे पास ही है, बस हमें देखना और बांटना आना चाहिए।
वही हंसी, वही सहजता, वही सीख और वही दरबार। पर इस बार एक गहरी समझ के साथ कि असली जीत बुद्धि की नहीं, दिल की है। अकबर और बीरबल का नाम जब भी किसी की जुबान पर आता, वहां बुद्धिमत्ता और हंसी के साथ कुछ नर्म सा भी जुड़ा होता। एक ऐसा नर्म हिस्सा जो किसी कठोर सपाट सतह की तरह नहीं, बल्कि मुलायम मिट्टी की तरह था, जिसे छूते ही किसी की धड़कन तेज हो जाती। बहुत बार दरबार की कहानियां चालाकी और हंसी के इर्द गिर्द घूमती, पर यह किस्सा उन कहानियों से अलग था। ये दिल की उस किस्म की सच्चाई से जुड़ा था जो दिखाई नहीं देती पर महसूस की जाती है। वो समय था जब महल के गलियारे पहले से भी ज्यादा व्यस्त थे। युद्धों और शांति के बीच की खिंचाव ने लोगों को थका दिया था। अकबर के दिखावे में आज अन्य दिनों की तरह रस नहीं था। उसकी आंखों में कुछ थकान थी और उसका दिल किसी अनकहे दर्द से हिल रहा था। बीरबल को यह पता था, क्योंकि उसने अक्सर राजसी चेहरों के नीचे छुपे हुए निशान पहचाने थे। निशान जो शब्दों में कम और आंखों में ज्यादा बोलते थे। एक दिन अकबर की चिंता ने रूप बदला और उसने बीरबल को अपने पास बुलाया। दरबार के बाहरी शोर से परे अकबर ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, बीरबल, आज मेरी आत्मा कुछ भारी सी लगती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल ने बिना किसी हिचक के सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, आपके चेहरे की छाया देखकर लगता है कि बात किसी निजी जख्म की है। बताइए, यदि साहिब चाहे तो मैं साथ चलकर सुन लूं। अकबर ने कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर अपने पुराने मित्र और दायरे की बातों में झांकते हुए कहा, कल मुझे एक पत्र मिला। एक सैनिक की मां ने लिखा था कि उसका बेटा युद्ध में लड़ते हुए लापता है। उसने लिखा कि वो हर दिन दरबार आती है, आपके दरवाजे पर बैठती है और आपकी मदद की उम्मीद करती है, पर जब उसे कुछ जवाब नहीं मिलता तो उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैंने किसी मां की उम्मीदों को ठुकरा दिया है? क्या राजा के फैसले में इतनी कठोरता हो सकती है कि वह किसी के आंसुओं का हिसाब न रखे? बीरबल ने राजा की आंखों में झांक कर देखा। वहां कुछ मृदु, कुछ अपराध बोध और बहुत सी उलझन थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी भी हम नियमों और कर्तव्यों के बीच फंस जाते हैं और मानवीय आवाजें सुनना भूल जाते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आज आप मेरे साथ उस मां से मिलिए, न किसी औपचारिकता के साथ, न किसी दरबार की आड़ लेकर, बल्कि एक इंसान की तरह। अकबर कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, ठीक है, पर यह कोई आसान काम नहीं होगा। मैं राजा हूं और मेरी मौजूदगी का मतलब लाखों सवाल खड़े कर दे सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वही तो मजा है जहांपनाह। कभी भी राजा का सबसे बड़ा परखा वही होता है जब वो इंसान बनकर किसी के आंसू पोंछता है। अकबर और बीरबल चुपके से महल से निकले, बिना किसी भव्यता के, बिना शान की झलक के। वे सीधे उस गांव की ओर गए जहां वह मां रहती थी। गांव के लोग हैरान थे। लोग अकबर को कहां आम नजर से देखते थे, पर बीरबल ने सबको समझाकर किसी तरह रास्ता निकाला ताकि किसी की नजर न पड़े। मां का नाम कमला था। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, पर उसकी जिंदगी ने उसे जल्दी ही झुर्रियों से भर दिया था। वो रोज दरबार में आती, अपनी आंखों में किसी चिंगारी के साथ बैठती और वहीं पर लौट जाती थी। बीरबल और अकबर ने उसे एक दूर बैठा देखकर धीरे धीरे पास जाना ठीक समझा। कमला ने अपने चेहरे पर किसी तरह की निष्कर्षात्मक उम्मीद दिखाई, पर जब उसने देखा कि उसके सामने अकबर खड़ा है, उसके हाथ थरथरा उठे और उसके मुंह से एक नासम सी हंसी निकली। ऐसी हंसी जिसमें दर्द और सन्नाटा दोनों घुले थे। किसे खोजना चाहते हो, मां? अकबर ने धीरे पूछा। कमला की आंखों से आंसू झरने लगे, पर वो रो नहीं पाई, बल्कि उसे रोते हुए हंसी आ गई। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर की सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ रही थी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा बेटा, उसका नाम रघु है। वो घर का इकलौता सहारा था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो लौटकर मुझे ऐसे इठलाकर बुलाएगा कि मैं सारी दुनिया भूल जाऊंगी।
पर अब वर्षों से कोई खबर नहीं आई। मैं दरबार आती हूं, पर दरबार के दरवाजे बंद सी लगते हैं। मैंने आपके दरबार से मदद की उम्मीद लगाकर चिट्ठियां लिखी थी, पर किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूं कि मेरा बेटा कहाँ है। अगर वो जीता है तो मैं उसके लिए इंतजार करूंगी, मगर अगर वो नहीं है तो कम से कम मुझे उनका हाल तो बता दीजिए। अकबर को उसके शब्दों ने अंदर तक हिला दिया। वो जो निर्णय लेता था उसे अक्सर किसी कठोरता के आवरण में समझा जाता था, पर यह पहली बार नहीं था जब किसी मां की प्रतीक्षा ने उसे बेचैन किया था। पर इस बार कुछ अलग था। यह बेचैनी इतनी गहरी थी कि वह किसी राजकाज के तरीके से बढ़कर कुछ करना चाहता था। बीरबल ने देखा कि अकबर के हाथ कुछ कसकर बंद हो रहे हैं। वो राजा था, पर वो अपनी निजी संवेदना को जताना चाहता था। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, नियम जरूरी है, पर कानून और करुणा के बीच भी एक गलियारा होना चाहिए। अगर रघु का कोई निशान मिल सके तो क्या बेहतर नहीं होगा? पर पहले हमें चालाकी से काम लेना होगा, ताकि कोई भ्रम या अफवाह न फैले। अकबर ने तुरंत ही आदेश दिए कि उसकी निजी जांच टीम गठित हो, पर यह टीम दिखावे की नहीं, बल्कि चुपके और संवेदनशीलता से काम करेगी। टीम में केवल कुछ भरोसेमंद लोग थे, और बीरबल स्वयं उन लोगों में शामिल था। वे गांव-गांव गए, लोगों से बात की, रघु के साथ काम करने वाले साथी मिले और उसके आखिरी दिनों के बारे में पूछा। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। रघु को युद्ध क्षेत्र के एक छोटे से टुकड़े में भेजा गया था, जहां लड़ाई बहुत भीषण थी। कुछ दिन बाद सूचनाएं मिली थी कि उनकी पोस्टिंग बदल गई, पर उसके बाद किसी को 100% जानकारी नहीं थी। जांच से यह भी पता चला कि रघु युद्ध के दौरान घायल हुआ था और उसे किसी अस्पताल की ओर ले जाया गया था, पर वहां से भी बाद में कोई खबर नहीं आई। कुछ सैनिकों ने कहा कि संभव है कि रघु किसी दूर के कस्बे में इलाज के बाद काम करने लगा हो, या फिर किसी और की मदद के लिए चला गया हो, पर इन कथनों में प्रमाण कम थे। कई दिनों की खोज के बाद भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कमला का दिल हर नया दिन साथ रोता रहा। पर इस कठोर राह में एक मीठा मोड़ आया, एक बूढ़े डाकिये के आने से। डाकिये ने बताया कि कुछ महीने पहले एक जवान लड़का आया था, जो अपनी पत्नी की तरह एक वृद्धा की मां का ख्याल रखता दिखा था। उसने गांव में कुछ काम किया, पर फिर अचानक कहीं गया और वहां से कोई पता नहीं चला। डाकिये के शब्दों ने आशा की एक पतली सी किरण जलाई। क्या ये वही रघु था? बीरबल ने अपनी चातुर्य दिखाई और स्थानीय लोगों से और गहराई से बात की। उसने रस्ते, दुकानों और पूजा स्थलों तक में पूछताछ की। उसे एक तोरीबंद काम करने वाली औरत मिली, जिसने कहा कि उसने एक दिन एक युवक को देखा था जो अखबार पढ़ता था और एक पुराने स्क्रैप वाले मशीन को ठीक कर रहा था। वो युवक मुस्कुराता था, पर उसकी आंखों में एक खालीपन था। बीरबल ने सोचा कि यही रघु हो सकता है, पर बिना प्रमाण के कुछ नहीं कहा जा सकता था। यही समय था जब अकबर अपने राजसी कर्तव्यों और मां की तड़प के बीच फंसा दिखा। अक्सर वो रातों में अकेले बैठकर सोचता, क्या एक राजा का काम सिर्फ निष्पक्षता दिखाना है, या फिर वो किसी की मां की रातों की नींद भी सुरक्षित रख सकता है? उसकी खुद की कीदर और कर्तव्य का सवाल उसे भीतर से हिला रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा कि उसने एक सूचना पाई है। एक कस्बे में एक युवक रहता है जो ज्यादातर लोगों से अलग है। उसने शहर में कुछ जद्दोजहद की नौकरियां की है और वहां उसकी पहचान सामान्य लोगों में नजर नहीं आती। उस युवक ने किसी तरह एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी और उसकी कहानी किसी तरह कमला मां की कहानी से मिलती जुलती थी। अकबर ने तुरंत उस कस्बे का रुख किया। वहां पहुंचकर जब उन्होंने उस युवक के बारे में पूछताछ की तो लोग मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हाँ, वो युवक किसी समय सैनिक था, पर अब वो एक स्क्रैप वाले की दुकान में काम करता है। उनके मुखों पर एक अजीब तरह की कोमलता थी। ऐसा लगा जैसे लोग उस युवक की छुपी हुई उदासी को जानते हों, पर उसे सार्वजनिक न करना चाह रहे हों।
अकबर ने उस दुकान पर पहुंचकर युवक को देखा। उनका हृदय एक अजीब से धड़कन के साथ थमसा गया। युवक वो था, पर उसका चेहरा बदल चुका था। लड़ाई की चोटें, भूख के निशान और आंखों में एक गहरा थका हुआ आशा सा खालीपन था। पर जब उसने अकबर को देखा तो उसकी आंखों में कुछ चमक आई और वो झिझकते हुए उनके सामने आया। कमला मां वहां पहुंचते ही युवक को पहचान कर सोच भी नहीं पाई कि वो कैसे कुछ शब्द बोल पाएगी। उसने रोते हुए कहा, रघु, क्या तुम वही हो? रघु ने मां के पास झुककर कहा, हाँ मां, मैं रघु ही हूं। मैं घर लौट आया पर बहुत बदला हुआ। मैंने सोचा था कि मैं वापस आकर सब कुछ भूल जाऊंगा, पर यादें मुझ पर हावी रहीं। उसकी आवाज में इतने जख्मों की गूंज थी कि अकबर का हृदय कांप उठा। रघु ने बताया कि उसने युद्ध में कई साथी खो दिए थे और खुद घायल हुआ। अस्पताल में इलाज के बाद वो ऐसे कस्बे में पहुंच गया जहां उसे काम मिला। उसने एक बूढ़ी औरत की देखभाल की और उसे किसी तरह पालने की कोशिश की। वो गांव लौटने का साहस नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे लगा कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया होगा। लेकिन कमला की प्रतीक्षा ने उसे चौंका दिया। तब वो वापस आया और देखा कि मां हर दिन दरबार की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पश्चाताप और शर्म झलक रही थी। वो अकबर से माफी मांगता रहा। कमला ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तुझसे कोई इल्जाम नहीं। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तू जिंदा है या नहीं। तेरे लौटने से मैं भूली नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा। रघु के कानों में मां की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू चुपके चुपके उतरने लगे। वो रोया, एक ऐसा रोना जो वर्षों की थकान और मजबूरी को एक साथ बहाकर ले जा रहा था। वो दृश्य अकबर की आत्मा को अंदर तक सहला गया। एक राजा होते हुए भी वो इंसानियत की सीमाओं को महसूस कर रहा था। बीरबल ने चुपचाप वहां खड़े होकर देखा कि कैसे एक मां और बेटे की पुनर्मिलन ने सबसे बड़े दरबारियों को भी मति खोसी कर दी। उसने देखा कि अकबर ने अपनी आंखों में आंसू गिरने दिया, और यह पहली बार नहीं था कि अकबर की आंखें नम हुई हों, पर राजसी गरिमा में आंसू गिरते देखना किसी अजीब तरह की राहत था। अकबर ने रघु को गले लगाकर कहा, तू मेरा सैनिक रहा, पर इससे बढ़कर तू एक बेटा है। तेरा राज्य और तेरा घर एक जैसा है। तुझसे गलती हुई होगी, पर अब समय है कि हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। रघु ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं शर्मिंदा हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं अपनी मां के सुख के लिए जीऊंगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिए कि रघु को चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की जाए और उसे आधिकारिक मान्यता दी जाए ताकि वह और उसकी मां दोबारा गरीबी में न फंसे। पर अकबर ने सिर्फ ये नहीं किया, उसने पूरा गांव और कस्बा बुलाकर कहा कि हर एक का कर्तव्य है कि घायल सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करे। उसने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की मुसीबत नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस तरह के आदेशों में अकबर ने अपनी संवेदनशीलता और नेतृत्व दोनों दिखाए। जिस दिन रघु ने अपनी मां के साथ महल के आंगन में खाना खाया, उस दिन बीरबल ने चुपचाप अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, आपने आज एक राजा की नहीं बल्कि एक इंसान की भूमिका निभाई है। इसका असर दूरगामी होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मुझे ये दिखलाया कि कोई भी शक्ति तभी सच्ची होती है जब वो सहानुभूति से जुड़ी हो। कहानी का असर धीरे धीरे पूरे राज्य में महसूस किया गया। लोग सैनिकों के परिवारों के लिए दान देने लगे, घायल सैनिकों की देखभाल करने की समितियां बनी, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजा के छोटे छोटे कार्यों ने लोगों के दिलों में सहानुभूति की बीज बो दिए। ये सब कुछ बीरबल की सूझबूझ और अकबर की विनम्रता का नतीजा था। पर असल नायक वो मां थी जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी। समय के साथ रघु स्वस्थ हुआ और उसने गांव में रहते हुए अपनी मां के साथ जीवन की नई राह चुनी। अकबर ने राजकीय घोषणा की कि हर साल युद्ध में लापता और घायल सैनिकों के परिवारों के सम्मान के लिए एक दिवस मनाया जाएगा।
एक दिवस जिसे स्मृति और दया की बदलती परंपरा के रूप में रखा गया। कई वर्षों के बाद जब लोग इस किस्से को याद करते तो वे अकबर की वीरता की ही नहीं बल्कि उसकी मानवता की बात करते। बीरबल के लिए ये एक और कहानी थी जिसमें उसने हंसी और चतुराई के साथ ही दिल की गर्मी भी दिखाई। पर बीरबल कभी भी स्वयं को हीरो बताने की चाह नहीं रखता था। वो सिर्फ इतना कहता, जहांपनाह, असली जीत वही है जिसमें हम दूसरों के दर्द को समझें और उसे कम करने का प्रयास करें। कहानी का आखिरी दृश्य वही था। एक शाम महल की छत पर अकबर और बीरबल किनारे बैठे थे। आसमान में लालिमा फैल चुकी थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मुझे लगता है कि राजा का असली काम केवल कानून बनाना नहीं बल्कि उन नियमों के बीच इंसानियत की आवाज उठाना भी है। बीरबल ने वही पूर। अकबर की दरबार में हर नए दिन के साथ कुछ न कुछ आश्चर्य जुड़ ही जाता। कभी किसी विदेशी राजदूत की अजीब प्रस्तुति, कभी किसी दरबारी का नया मत और अक्सर बीरबल की किसी नई योजना की चर्चा। पर उस वर्ष की एक कड़ी सुबह ऐसी आई जिसने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी परछाई में भी कभी भी किसी की सूझबूझ से सीखना पड़ता है। बीरबल को लोग केवल बुद्धिमत्ता और मजाकिया अंदाज के लिए नहीं जानते थे। वे जानते थे कि उसके मन में एक तरह का असामान्य बहाव रहता है। वो बहाव जो किसी आम समस्या को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता। लोगों का मानना था कि बीरबल की सूझबूझ दर्पण की तरह है जो किसी भी चेहरे की असली शक्ल दिखा देता है। उस सुबह भी बीरबल के पास एक ऐसी कहानी थी जो अकबर के लिए चुनौती बनकर आई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब महल के पास बह रहे नदी के किनारे एक नया व्यापारी आया। उसके साथ कई अनूठी चीजें थी, पर सबसे अधिक आकर्षक एक छोटा सा जार था जिसके अंदर एक चिरपरिचित औरत की मोम की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा की अदा कुछ अलग थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी आंखें भीतर से रोशनी बिखेर रही हों। कुछ दरबारियों ने कहा कि यह किसी जादू का टुकड़ा है, कुछ ने कहा कि यह मात्र कलात्मक नजाकत है। पर अकबर को यह पसंद आ गया और वह जानना चाहता था कि उस जार के अंदर क्या राज छिपा है। बीरबल को यह सब बातें सुनकर कुछ खटक गया। उसे लगा कि लोगों की सरल मान्यताएं अक्सर उन्हें बेवकूफ बना देती है। उसने सोचा कि यह मौका अच्छा है, क्यों न इस जार के पीछे छुपी मान्यता को परखा जाए। उसने अकबर से विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि आप चाहें तो मैं इस जार की परख करूं और देखूं कि इसमें असल में क्या है। अकबर ने सोचा कि यह मलिक आखरीद वाली बात है, पर उसकी जिज्ञासा अधिक थी और उसने बीरबल को आजादी दे दी। बीरबल ने जार में हाथ डालकर उसे खोला, पर उसके अंदर कोई चमत्कारी तत्व नहीं था। बस कुछ पुराने पोस्टकार्ड, मोती जैसा छोटा कंकड़ा और एक टुकड़ा कागज। कागज पर लिखा था, जो वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान है वो अपने आप नहीं दिखती। ये पढ़कर लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि यह किसी कवि की चाल है, पर बीरबल का मन एक कठिन प्रश्न से जूझ रहा था। क्या असल में ऐसी कोई चीज है जो दिखती नहीं है पर हर किसी के पास है? और अगर है तो कैसे उसे मापते और समझते हैं? बीरबल ने निर्णय लिया कि वो एक प्रयोग करेगा। उसने दरबार में 3 अलग अलग वस्तुएं रखीं। एक चमकदार सोने की थाली, एक सुंदर जड़ी बूटी से सजी माला और एक घड़ी जो समय पर टिप टिप करती थी। उसने अकबर से कहा कि वह इन तीनों वस्तुओं में से वह चुने जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, पर उसकी शर्त यह थी कि इस बार अकबर किसी भी जवाब के पीछे के दिखावे पर नहीं बल्कि भाव पर फैसला करेगा। अकबर को यह विचार नया और चुनौतीपूर्ण लगा, इसलिए उसने हामी भर दी। दरबार में सभी ने अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि सोना प्रथम है, कुछ ने माला में आध्यात्मिक शक्ति देखी और कुछ ने समय की अहमियत समझी। पर बीरबल ने एक अलगसा प्रयोग किया। उसने उन तीनों वस्तुओं को एक एक करके 3 अलग अलग लोगों के साथ बांटा। एक अमीर व्यापारी, एक गरीब मजदूर और एक बुजुर्ग साधु के साथ। उसने ये देखने की कोशिश की कि वे लोग उन वस्तुओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं। पहले दिन जब सोने की थाली अमीर को दी गई,
उसने उसे महल की शोभा बढ़ाने के साथ खत्म कर दिया। थाली महल की शोभा बन गई, पर उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। दूसरे दिन माला गरीब के हाथों में गई, पर उसने उसे बाजार में एक छोटे से काम के बदले बेच दिया ताकि उसके परिवार का पेट भर सके। तीसरे दिन समय की घड़ी बुजुर्ग साधु को दी गई और वो उसे अपने पास रखकर हर रोज समय का ध्यान करने लगा। उसने कहा कि ये उसे मर्यादा और अनुशासन की याद दिलाती है। तीनों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखकर बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, वस्तु का महत्व केवल उसकी दिखावट में नहीं है, बल्कि उसमें जो भावना जुड़ी है वही असली मोल बनाती है। कुछ वस्तुएं जिनमें भाव जुड़ता है वो अमूल्य हो जाती है, और ये भाव किसी की जरूरत, किसी की श्रद्धा या किसी की जिम्मेदारी से जुड़ा हो सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल बात तो सही कह रहा है, पर फिर भी वो हैरान था कि इतनी परख कैसे की जाए, क्योंकि राज्य के काम काज में अक्सर दिखावा ही निर्णायक होता है। बीरबल ने यहां से आगे एक और योजना बनाई। उसने कहा कि वो ऐसी वस्तु बनाएगा जो किसी के लिए किसी की याद बन जाए और किसी दूसरे के लिए केवल सामान। उसने गांवों में जाकर कुछ लोगों से उन यादों के बारे में पूछा जो उनके लिए सबसे कीमती थी। किसी के लिए एक छोटी सी चूड़िया थी जो उसकी मां ने दी थी। किसी के लिए एक पुराना चश्मा था जो पिताजी ने पहना था, और किसी के लिए एक पुराने पत्र की पंक्ति थी जो उसे बचपन की याद दिलाती थी। फिर बीरबल ने उन यादों को इकट्ठा करके महल में एक प्रदर्शनी लगाई, पर उसने उसे किसी कला गैलरी जैसा नहीं बनाया, बल्कि हर वस्तु के नीचे एक छोटी सी कहानी लिखी जो उस वस्तु को जिंदा कर दे। लोगों ने शुरुआत में उस प्रदर्शनी को हल्के में लिया, पर धीरे धीरे वे रुके और पढ़ने लगे। वहां के कई दरबारी ऐसे थे जो रो पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे कितनी बड़ी मानवता छुपी है। बीरबल ने अकबर के साथ बैठकर कहा, जहांपनाह, आप देखिए, यहां दिखता नहीं पर महसूस होता है। ये उन भावनाओं का संग्रह है जो हमें इंसान बनाती है। अकबर ने भी उन कहानियों को पढ़ा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो राजसी अधिकार और शानो शौकत के बावजूद उन भावनाओं के सामने नतमस्तक हो गया। कई महीनों तक बीरबल ने यह प्रयोग कई रूपों में दोहराया। उसने शिक्षकों को कहा कि वे बच्चों से पूछें कि उनकी सबसे कीमती चीज क्या है और क्यों, और उन्होंने उन जवाबों को एक किताब में संकलित किया। उसने किसानों से उनकी सबसे प्यारी यादों के बारे में पूछा और पाया कि उनके लिए खेत में पहली बार फसल होना और बच्चों की पढ़ाई दोनों ही बराबर मायने रखते थे। उसने सैनिकों से कहा कि उनके लिए सबसे कीमती चीज मां की दुआ है, और कई सैनिकों ने अपने घावों के बाद मां के हाथों की छाया याद कर आंसू बहा दिए। इन सब बातों ने अकबर के राज्य में एक तरह की नरमी ला दी। लोग अब केवल दिखावे के पीछे नहीं भागते थे, वे अनुभवों और भावनाओं की कीमत समझने लगे थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुमने जो काम किया वो केवल एक प्रयोग नहीं था, ये हमारी नजरों को मोड़ा है। पर क्या तुम मानते हो कि ऐसे भावनाओं को कानून में भी उतारा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, कानूनों के दायरे सीमित होते हैं, पर मानवता के दायरे अनंत। हमें केवल नियमों के साथ साथ हृदय के नियम भी लिखने होंगे, वो नियम जो हमें एक दूसरे के आंसुओं को समझने की सीख दे। फिर बीरबल ने एक और अनोखा कदम उठाया। उसने महल में एक कथा कक्ष की स्थापना की, जहां रोज कुछ समय निकालकर कोई न कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज के बारे में बताता। ये छोटा सा कक्ष जल्द ही विभूतिक आनंद और दर्द का एक संगम बन गया। लोग वहां न केवल सुनते, बल्कि अपनी जिंदगियों की झलकी भी दिखाते। एक दिन वहां एक वृद्ध महिला आई, जिसने कहा कि उसकी सबसे कीमती चीज एक पुरानी रेख चित्र है, जिसमें उसके पति की आखिरी मुस्कान कैद है। वो बताने लगी कि किस तरह उस चित्र ने उसे युद्ध के दिनों में साहस दिया। सब सुनकर रुक गए और अंकित हुए, क्योंकि वे जानते कि एक छोटी सी तस्वीर किसी की पूरी जिंदगी का सहारा बन सकती है। अकबर ने खुद उस कथा कक्ष में कई बार जाकर बैठाया और लोगों की कहानियां सुनी। हर बार उसे कुछ न कुछ सीखने को मिला।
कभी ये कि एक बच्चे की हंसी कितनी ताकत देती है, तो कभी ये कि एक बुजुर्ग की छाती में भी कितनी कहानियां छिपी हो सकती है। वो सोचने लगा कि राज्य का काम केवल नियम बनाना और लाठी उठाकर व्यवस्था बनाना नहीं है, ये भी है कि लोगों की भावनाओं और यादों की रक्षा की जाए। वर्षों के इस प्रयोग ने अकबर के दरबार में बड़े बदलाव लाए। राजनेता जो कभी केवल शक्ति और दौलत की बात करते थे, अब वे भी उन छोटी छोटी बातों के बारे में बोलने लगे। बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ों की देखभाल और उन सैनिकों की परवाह जिनके चेहरे अक्सर भूले बिसरे से होते थे। बीरबल की अनोखी सोच ने लोगों को यह समझा दिया कि असली मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय में होता है। कहानी का एक विशेष मोड़ तब आया जब एक दिन एक विदेशी राजदूत आया जो अपने देश में बड़ी धन दौलत का दंभ करता था। उसने अकबर के दरबार में पूछताछ की कि क्या सचमुच अकबर इतने मानवतावादी नीतियों पर अमल करता है या ये सब केवल दिखावा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि वो खुद भी कभी नहीं जान पाया, पर बीरबल की वजह से उसने एक नई दुनिया देखी है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते और उनकी कदर करते हैं। राजदूत हैरान रहा, पर उसके चेहरे पर भी एक रौनक आ गई, क्योंकि उसने भी जाना कि इन छोटी छोटी बातों का बड़ा असर होता है। धीरे धीरे बीरबल की अनोखी सोच बस महल तक ही सीमित नहीं रह गई, वो गांव-गांव फैलती सी गई। एक किसान ने बताया कि उसने अपने पड़ोसी की गेहूं की पोटली बांट दी और वो रिश्ता जीवन भर बचा रहा। एक दुकानदार ने कहा कि उसने एक बूढ़े से अपना पहला मिला छोड़ दिया ताकि वो आराम कर सके, और उस बूढ़े ने उस दिन के बाद दुकान पर अधिक मेहनत से काम किया। ऐसे अनेक छोटे छोटे उदाहरण थे जो दिखाते थे कि भावनाओं की कद्र करने से समाज में स्थिरता और खुशी आती है। अकबर अक्सर बीरबल के पास आकर बैठता और कहता, तुम मेरी आंखों में नया नूर ला रहे हो। बीरबल फिर हंसकर कहता, जहां पनाह, नूर आप में था, मैंने बस उसे झिलमिलाने का कारण दिया। ये वाक्य अक्सर दरबार में गूंजते और लोगों के दिलों में एक मिठास भर जाते। कई सालों बाद जब बीरबल बूढ़ा हो गया तो उसने अकबर को एक आखिरी उपहार दिया। वो उपहार कोई भारी रत्न नहीं था, बल्कि एक छोटी सी किताब थी जिसमें उन सभी कहानियों का संकलन था जो उसने लोगों से सुनी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये किताब हमारे लिए स्मृति रहेगी कि क्या कुछ अमूल्य है। हमें इसे पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम कभी न भूलें। अकबर ने वो किताब संभाल कर रखा और हर साल उस दिन को स्मरण करके वो कथा कक्ष में बैठता जहां नए लोगों की कहानियां सुनी जाती। इस तरह बीरबल की अनोखी सोच ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि पूरे राज्य को एक नए नजरिए से जीना सिखाया। ये नजरिया की असली धन वही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाए, और असली शक्ति वही है जो दिलों में दया पैदा करे। बीरबल के छोटे छोटे प्रयोग, उसकी सूझबूझ और उसकी मानवता ने यह साबित किया कि बुद्धि का असली प्रयोग केवल प्रश्नों के हल में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने में हो सकता है। कहानी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के दिलों में अब वे कथाएं जिंदा थी। वे कथाएं जिनमें बीरबल की अनोखी सोच और अकबर की मानवीय समझ का संगम था। लोग जब भी किसी नए निर्णय पर आते, वे बीरबल की छोटी सी किताब की तरफ देख लेते और पूछते, क्या इस निर्णय में मानवता का पुट है? और तभी सभी को याद आता कि दया और बुद्धि दोनों साथ चलें तो कोई भी राज्य अमूल्य बन जाता है। यहां कहानी बस इतनी ही नहीं कहती कि बीरबल बुद्धिमान था, ये कहती है कि उसकी बुद्धिमत्ता में दिल का संगीत था, और यही संगीत अकबर के दिल को छू गया। अकबर के राज में कई तरह की कहानियां जन्म लेती थी। कई कहानियां हंसी से भरी, कई बुद्धिमत्ता की मिसाल, और कुछ ऐसी जो दिल के सबसे अंदर छुपे सवालों को जगाती थी। पर उस वर्ष एक ऐसी घटना घटी जिसने दरबार के हर सदस्य की सोच बदल दी, और राजा अकबर को भी ये महसूस कराया कि न्याय केवल कानून की पंक्तियों में समेटकर नहीं दिया जा सकता, उसे समझा और मापा भी जाना चाहिए। वो कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा किसान आया, हाथ में एक छोटा सा बैग, आंखों में थकान
और मुंह पर संजोई हुई उम्मीद। लोगों ने कहा वो शायद कोई भूखा है, कोई मदद मांगने आया होगा। पर जब उसने अपने बैग खोला तो सारा महल हैरान रह गया। बैग में कुछ ताजा फलों के साथ एक छोटी सी लिपटी हुई चिट्ठी थी, जिसकी लिखावट चमकती हुई सबके दिलों को छू रही थी। चिट्ठी में लिखा था कि किसी का नाम नहीं, पर वो लिखा था कि यहां एक जुआरी का बेटा रहता है, जिसने किसी निर्दोष को धोखा देकर उनकी जायदाद छीन ली है और उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और पूछा कि मामला क्या है। किसान ने बैठकर कहा कि उसकी एक छोटी प्यारी जमीन थी, जिस पर उसने वर्षों से हल चलाया था। पर एक दिन एक युवा आया और बड़ी चतुराई से उसे फंसाकर उस जमीन का दस्तावेज हड़प ले गया। गांव के लोग कहते हैं कि वो युवक एक जुआरी का बेटा था और शहर में उसके मालिकों की ताकत से बचकर उन्होंने उंगली उठाना भी छोड़ दिया था। किसान ने कहा कि उसने कई बार दरबार के द्वार पर दस्तक दी, पर हमेशा किसी वजह से वो मामला गुम हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, न्याय मिले। अकबर ने लोगों से कहा कि कानून के अनुसार सब चेक वेरीफाई करके मुकदमा चलाया जाए। पर बीरबल ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, नियमों के साथ साथ कपचियों के दिलों को भी देखना चाहिए। कई बार लिखावट और दस्तावेज सच बोलते हैं, पर इंसान की आवाज भी कुछ कहती है। हमें दोनों सुनना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा कि नियमों के साथ साथ भावनात्मक पक्ष पर भी विचार किया जाए। जांच शुरू हुई और सच में दस्तावेज कुछ संदिग्ध लगे, पर जुआरी के बेटे ने अपने आप को निर्दोष बताया और कहा कि जमीन कानूनी तरीके से मिल गई थी। उसने कहा कि उसने कोई धोखा नहीं किया और ये दावा करने वाले किसान बेवकूफ हैं। वहां कई ताकतवर लोग थे जो जुआरी के बेटे का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो अपने पीछे कुछ धनी संरक्षक रखते थे। कागज कलम के हिसाब से मामला जुआरी के बेटे के पक्ष में लग रहा था, पर बीरबल ने कहा कि न्याय सिर्फ कागजों से नहीं आंका जाता। उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हें उस जमीन और उसकी कीमत का जीता जागता प्रमाण चाहिए, किसी ऐसे कार्य का जो ये दिखाए कि वो जमीन किसके लिए ज्यादा जरूरी और उपयोगी है। अकबर ने सोचा कि बीरबल फिर से कोई चाल चला रहा है, पर उसने मंजूरी दे दी, क्योंकि वो बीरबल की सूझबूझ पर विश्वास करता था। बीरबल ने सलाह दी कि जमीन की वास्तविक उपयोगिता गांव वालों की जिंदगी से जानी जाए, क्योंकि यदि जमीन किसी के परिवार के पेट भरने का साधन है, तो उसका मूल्य सिर्फ तब जाना जाएगा जब उसकी जरूरतें सामने रख दी जाएंगी। उसने कहा कि वे दोनों पक्षों से न केवल कागज मांगे, बल्कि उनसे लोगों के सामने अपनी अपनी जरूरत और नियत रखवाए। लेखों की बजाय उनके हृदय की सच्चाई सामने आए। वकीलों और दरबारियों को यह बात जटिल लगी, पर अकबर ने कहा कि बीरबल की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और हर किसी को बुलाकर सुनने लगे। किसान ने खुलकर बताया कि उसकी पत्नी बीमार है और दवा के पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि अगर वो जमीन खो बैठे तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उनके गांव के बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। जुआरी के बेटे ने कहा कि उसने जमीन खरीदी थी और वह भी इसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो वहां एक कारखाना खोलना चाहता था जिससे कई लोगों को काम मिल सके। दोनों के बीच में बहुत सारी भावनाएं उभर आई। कुछ ने कहा कि कारखाना से रोजगार मिलेगा, पर कुछ ने तर्क दिया कि उस जमीन की मिट्टी उन किसानों के लिए जीवन है। ये देखते हुए बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने अकबर और स्वयं दरबार के नियमों को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि यदि दोनों पक्ष सचमुच न्याय चाहते हैं, तो वे पहले एक सप्ताह के लिए वो जमीन साझा करके दिखाएं कि वे किस तरह उसका उपयोग करते हैं। यह कोई हल्के में लिया जाने वाला विकल्प नहीं था, क्योंकि जमीन को साझा करने की कल्पना स्वयं मजबूत लोगों के लिए भी भारी थी। जुआरी के बेटे ने पहले तो नकार दिया, पर बीरबल ने बड़े प्यार से कहा कि साझा करने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना अधिकार खो दे, बल्कि ये दिखाना है कि हर किसी का अधिकार और जरूरत कितनी अहमियत रखती है। आखिरकार अकबर के कहने पर दोनों ने सहमति दे दी और निर्णय हुआ
कि एक सप्ताह के लिए जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाएगा। एक हिस्सा खेती के लिए, एक हिस्सा छोटे व्यापारी रोजगार के लिए और तीसरा हिस्सा सामुदायिक उपयोग के लिए। पहले दिन जब दोनों ने जमीन पर कदम रखा तो गांव में अफरातफरी मची। लोगों ने कहा कि ये तो किसी तरह का प्रयोग है, पर वे उत्साहित भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इस प्रयोग से कुछ समाधान निकला तो ये भविष्य के लिए मिसाल बन सकता है। किसान ने अपने पुराने हल और बीहड़ मेहनत से छोटे छोटे खंभों के साथ फसल लगाने की योजना बनाई, जबकि जुआरी का बेटा अपनी मशीनों और योजनाओं के साथ आया। वो चाहता था कि वे उस हिस्से में पहले छोटे कार्मिक और मजदूरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले। सप्ताह भर का जो सिलसिला चला वो दरबार के लिए और भी अद्भुत था। लोगों ने देखा कि किसान का तरीका धीमा पर स्थिर था। उसकी फसलें परंपरागत और टिकाऊ थी। दूसरी तरफ जुआरी के बेटे के विचारों में आधुनिकता थी। अगर सही तरह से लगाया जाए तो कारखाना वाकई में रोजगार दे सकता था, पर वो तरीका जल्दी और अधिक जोखिम भरा था। सामुदायिक हिस्से में गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने निर्णय लिया कि वे मिलकर एक छोटा कुआं और एक साझा भंडारण बनाएंगे। सप्ताह के अंत में अकबर, बीरबल और दरबार के लोग जमीन का जायजा लेने गए। दोनों पक्षों ने देखा कि सच्चाई कितनी जटिल है। किसान की फसलें उग आई थी और कई परिवारों के लिए भोजन का साधन बन गई, पर जुआरी के बेटे की कोशिशों से भी कुछ युवा लोगों को छोटे प्रशिक्षण मिल गए थे और वे नौकरी के लिए तैयार थे। सामुदायिक हिस्से ने दिखाया कि छोटी छोटी सुविधाएं कितनी राहत दे सकती है। बीरबल ने अकबर के सामने कहा कि अब नियमों के अनुसार दस्तावेजों को देखकर फैसला करना आसान नहीं। यहां पर न्याय की जरूरत यह है कि किस तरह से फैसला दोनों की जरूरतों को संतुलित करे। उसने प्रस्ताव रखा कि जमीन के उपयोग को इस तरह बांटा जाए कि किसान की फसलें सुरक्षित रहें, जुआरी के बेटे को भी एक हिस्से पर भविष्य में अपने उद्यम की अनुमति हो और सामुदायिक हिस्से को स्थायी रखा जाए। सरल शब्दों में, न्याय को जीतना सिर्फ एक पक्ष की जीत नहीं है, ये सबकी जरूरतों का संतुलन है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी, पर उसे भी चिंता थी। यदि उसने जुआरी के बेटे को कुछ हिस्सा दे दिया तो अन्यों को क्या संदेश जाएगा? क्या लोग ये समझेंगे कि ताकतवर लोग जब चाहें तो अपने पक्ष में फैसला करवा लेते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, न्याय का असली माप यह होना चाहिए कि क्या वह समाज को आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। यदि हम केवल कानून के नाम पर किसी की भूख और दर्द को नजरअंदाज कर दें तो वो कानून ही विकृत हो जाता है। अकबर ने यह बात काफी सोचकर ही स्वीकार की। उसने आदेश दिया कि जमीन पर उसी मूल सिद्धांत के साथ निर्णय लागू किया जाए, जिससे किसान और छोटे उद्योग दोनों का भला हो सके। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई लोगों ने कहा कि यह फैसला तो दिखने में ठीक था, पर असल न्याय तभी पूरा होगा जब इसे नियमों में ढाला जाए। बीरबल ने सुझाया कि वे एक नए प्रकार का समझौता लिखें, ऐसा समझौता जिसमें कागज की बात के साथ साथ सामाजिक जांच की शर्त भी हो। यानी जो जमीन या संपत्ति विवादों में फंसी हो, उसमें एक सप्ताह का साझा उपयोग अनिवार्य होगा, जिससे वास्तविक जरूरत और उपयोग सामने आए। ये नियम धीरे धीरे राज्य के न्यायिक ढांचे का हिस्सा बन गया और परिवारों के बीच होने वाले छोटे छोटे झगड़ों में भी इस प्रयोग का इस्तेमाल होने लगा। समय के साथ ये नया तरीका कई मामलों में मददगार साबित हुआ। जहां पहले केवल कागज और दस्तावेज का खेल चलता था, अब स्थानीय समुदायों की राय और जरूरतें भी निर्णय में जुड़ गई। कई बार ऐसा हुआ कि दस्तावेजों पर मालिकाना हक होने के बावजूद भी समाज ने तय किया कि फायदा किसे होगा, और समाज के न्याय को राजा ने मान्यता दी। कई सालों के बाद जब लोग इस किस्से को याद करते, वे याद करते कि कैसे बीरबल ने अकबर को दिखाया कि असली इंसाफ सिर्फ दंड पुरस्कार नहीं, बल्कि सामुदायिक भलाई और सहानुभूति का मेल भी है। बीरबल का यह प्रयोग छोटे छोटे गांवों तक गया और लोगों ने जाना कि न्याय का मतलब केवल हर किसी को अपना अधिकार दिलाना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है
कि किस तरह से जीवन के साधनों को बांटकर सभी की जिंदगी बेहतर बने। अकबर ने बाद में बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे दिखाया कि राजा होने का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों की गर्मजोशी और उनकी जरूरतों को समझकर काम करना भी है। बीरबल ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जहांपनाह, सच्चा न्याय वही है जिसमें दया और विवेक एक साथ हों। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि कानून को लोगों की जरूरतों और भावनाओं के साथ जोड़ने की कला ही असली इंसाफ बनाती है। और वह दिन जब बीरबल ने अकबर को यह सिखाया, न केवल एक किसान की जिंदगी बदल गई, बल्कि पूरे राज्य में एक नया तरीका जन्मा। एक ऐसा तरीका जो कागज के अलावा लोगों के दिलों को भी सुनता था। और जब भी दरबारियों की चर्चा होती, वे अक्सर यही कहते, बीरबल ने फिर कर दिखाया। उसने वह दिखाया जो किताबों में नहीं लिखा होता। अकबर के दरबार की हवा हमेशा किसी न किसी बात से गूंजती रहती। कभी हंसी, कभी बहस, कभी किसी नई चतुराई की सराहना। पर उस रोज की हवा कुछ अलग थी। उस दिन महल की ईंटों में एक शांत सा सन्नाटा घुला हुआ था, जैसे कोई खास बात चुपचाप अपने पांव पसार कर आ रही हो। लोग सोचते थे कि बीरबल की हर चाल अकबर की आंखों के आगे होती है, पर कुछ राज ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी में छुपे रहना चाहते हैं। और बीरबल के पास भी एक ऐसा राज था जिसे न तो किसी ने जाना और न अकबर ने कभी भांपा। किसी ने कभी बीरबल से सीधे नहीं पूछा कि वो रातों में कहाँ जाता है। लोग समझते थे कि वो बस महल में अपनी बुद्धि और मजाक के साथ मसलता रहता है। पर बीरबल की सुबह अक्सर देर से आती और शामों की टहनी पर उसकी निगाहें कुछ और सोचकर बैठती थी। कभी कभी वो अकेले नदी किनारे चला जाता और तैरती हुई पतवारों को देखता, पर लोगों ने उसे बस सोच में डूबा हुआ समझा। वह राज तब और गहरा हो गया जब एक छोटे से गांव की लड़की, जिसका नाम गीता था, महल के दरवाजे पर आई। गीता का चेहरा सीधा और आंखें बड़ी थी। उन आंखों में कुछ परेशानी और बहुत हिम्मत झलक रही थी। उसने दरबार में आकर कहा कि उसके पिता की मौत कुछ अजीब परिस्थितियों में हुई थी और गांव वाले कहते हैं कि वहां कुछ चोरियां हुई। गीता ने विनती की कि किनारे पर सुनवाई हो, पर दरबार में मामला बिगड़ा हुआ था। दरबार के कुछ लोगों ने इसे तुच्छ मान लिया, पर कुछ ने सोचा कि यह बीरबल का मामला हो सकता है। बीरबल ने गीता को ध्यान से देखा और उसकी बातों में सच्चाई की एक हल्की खटास महसूस की। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज यदि आप चाहें तो मैं इस मामले को देखूंगा, पर मैं इसे अलग तरह से करूंगा। मैं लोगों में जाकर सुनूंगा, कागजों में नहीं। अकबर ने थोड़ी चिर के साथ पूछा, क्यों? क्या हमारे नियमों से काम नहीं चलेगा? बीरबल ने हंसकर कहा, कभी भी कागजों में वही लिखा होता है जो लोग चाहते हैं कि लिखा जाए। सच तो भीड़ की निगाहों में मिलती है। अकबर ने मंजूरी दे दी, पर उसे अंदर से कुछ अजीब सा लगा। वो मानता था कि बीरबल न कोई अनजाना राज रखता है, पर उसे विश्वास भी था। बीरबल गांव पहुंचा और सबको निहारते हुए उसने देखा कि गीता का घर सादा था, पर रखरखाव में साफ सफाई थी। लोग बोझ और थकावट में जी रहे थे। उसने पूछताछ की, पर किसी ने खुले दिल से नहीं बताया। तभी वो गांव के पुरानी कुएं के पास पहुंचा, जहां कुछ बच्चों ने उसे बताया कि रात में एक असामान्य आदमी आता है। वो किसी तरह का सामान ले जाता है और कुछ अजीब सी पंक्तियां कोई पढ़कर चला जाता है। गांव वालों ने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि वे डरते थे कि वो आदमी कोई जादूगर हो। बीरबल ने रात को चुपके से वहां रुकने का निश्चय किया। उसने देखा कि आसमान में चांद ढल चुका था और हवाएं धीमी धीमी चल रही थी। उस रात किसी ने गांव की पगडंडी पर हल्की सी हलचल की आवाज सुनी और फिर एक बूढ़े इंसान की परछाई मिली जो धीरे से पैकड़ा हुआ जार उठाकर ले जा रहा था। पर उस बूढ़े का चेहरा अजीब था। उसमें कोई चमक थी, जैसे उसकी आंखें किसी दूसरे समय की कहानी सुनाती हों। बीरबल ने उस बूढ़े का पीछा किया और उसे देखा कि वह जार एक पुराने खंडहर में रख रहा है,
जहां से अक्सर परछाइयों की आवाजें आती थी। बूढ़े ने वहां छुपकर कुछ चीजों को व्यवस्थित किया और बाद में तबाह पड़े एक पत्र में कुछ लिखकर रख दिया। बीरबल ने चुपके से देखा और समझ गया कि वो बूढ़ा कोई साधारण चोर नहीं, वो तो किसी खंडित इतिहास का रखवाला था। अगले दिन बीरबल गांव वालों से बात करने लगा और टुकड़ों टुकड़ों में वो सच उभर कर सामने आया। कुछ सालों पहले गांव में एक अमीर जमींदार आया था जिसने कई लोगों की जमीन हड़प ली थी। वही लोग उसे नापसंद करते थे, पर किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं, क्योंकि जमींदार के पास कुछ दावे और कागज थे। गीता के पिता भी उसी समय कुछ शिकायतें लेकर गए थे और बाद में मौत हो गई, पर गांव वालों ने सोचा कि वो बीमारी के कारण मरा। पर जब बीरबल ने गांव वालों के चेहरों पर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि कुछ लोग रात को खंडहर में आते थे और किसी छोटे छोटे जार में रखी चीजें जमा करते थे। ऐसा लगता था मानो वे कुछ खोई हुई चीजों की रक्षा कर रहे हों। बीरबल ने सोचा कि ये ठीक बात नहीं है। किसी के दर्द और गुमनाम दावे चुपचाप गुम नहीं होने चाहिए। उसने गांव में एक छोटी पंचायत बुलाई और लोगों को सवाल किए बिना बस सुना। लोगों ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। जमींदार की जालसाजियां, दस्तावेजों के खोखलेपन और कैसे गीता के पिता ने आखिरकार सच का पीछा करते करते बीमार पड़कर मर गए। लोगों ने बताया कि रात के समय जो बूढ़ा आता वो गांव के खोए हुए सामान और उन शिकायतों की निशानी जमा कर रहा था, ताकि किसी दिन वे सबका ठोस सबूत बने। ये बूढ़ा कोई और नहीं था बल्कि गीता का दादा, जो वर्षों पहले डिसैपरेसिडो हो गया था पर किसी तरह वापस आ गया था और चुपचाप खुद ही सबको बचा रहा था। बीरबल के भीतर कुछ हल्का सा जलन उठा। वो सोचने लगा कि क्यों किसी ने अपनी आवाज पूरी तरह से न उठाई, क्यों लोग डर कर चुप रहे। उसने गांव वालों से कहा कि वे सब अपनी बात महल में सुनाएंगे और मैं स्वयं भी कुछ उपाय करूंगा। पर बीरबल की बातों को कुछ लोग शक की निगाह से देखते रहे, क्योंकि वो आदमी जो सबको चिरकाल से जोड़कर रखता था, उसने अपने राज को छुपा कर रखा था। कहानी को एक मोड़ उस रात मिला जब बीरबल ने खंडहर में छुपे जारों की गिनती की। उन जारों के अंदर न सिर्फ छोटी छोटी चीजें थी, बल्कि संजोई हुई चिट्ठियां और गांव वाले बच्चों की कलाकृतियां भी थी। उन चिट्ठियों में कई बार जमींदार का नाम लिखा मिलता था और कई बार दस्तावेज, जहां जमींदार के आदमियों ने जाली दस्तावेज बनाकर लोगों की जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने यह सब देखकर समझ लिया कि यह कोई साधारण चोरिपचद की कहानी नहीं है, बल्कि यहां एक पूरा तंत्र काम कर रहा था जो लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तय किया कि वो ये मामला अकबर के सामने खुले तौर पर रखेगा, पर उसने पहले एक परीक्षण करने का इरादा किया, क्योंकि अकबर के सामने यदि वो सीधे आरोप लगाएगा और सबूत न होंगे तो लोग हंसेंगे। उसने गांव के साथ मिलकर एक दिन की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने जमींदार के सामने एक छोटी सी माला पहनाई और गांव के बुजुर्गों ने दिखाई देना शुरू किया। जमींदार को यह अजीब लगा, पर उसने तब तक इसे आखंदाज करने का प्रयास किया जब तक बीरबल ने महल में एक प्रदर्शन नहीं कर दिया। बीरबल ने कुछ जारों में रखी चिट्ठियां और कुछ कलाकृतियां दरबार में रख दी और कहा कि ये वही वस्तुएं हैं जो लोगों की यादों को बचाती रही है। दरबार में हड़कंप मच गया। कागजों में दावे थे और दूसरों के पास सच। जमींदार ने गुस्से से आकर कहा कि ये सब झूठ है और बीरबल पर इल्जाम लगाया। पर बीरबल ने आंखों में शांति बनाए रखी और कहा, जहांपनाह, हकीकत तब उभर कर आती है जब आप सुनते हो, न कि तब जब केवल कागज पढ़ते हो। उसने अकबर से कहा कि एक जांच टीम गांव भेजी जाए और सबूतों की मौखिक परीक्षा की जाए। अकबर ने पहली बार सोचा कि बीरबल की चालों में कोई नई गहराई है और उसने आदेश दे दिया। जांच के दौरान जमींदार की चोरियां धीरे धीरे खुलने लगी। कुछ दस्तावेज नकल पाए गए, कुछ गवाहों के बयान मिले और गांव वालों की चिट्ठियां सबूत बन गई। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीरबल ने महल के बाहर एक भेस में जाकर जमींदार के कुछ गुप्त अभिलेखों तक पहुंचकर उन्हें सार्वजनिक किया।
लोगों ने देखा कि कैसे जमींदार ने बेईमानी से दस्तावेज बनवाए थे और उसकी कई योजनाएं बेनकाब हो गई। जमींदार पर मुकदमा चला, पर बीरबल ने इस मुकदमे को सिर्फ दंड तक सीमित नहीं रखा। उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि उन चिट्ठियों और यादों को गांव के सार्वजनिक पुस्तकालय में रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी ये दावा ना कर सके कि ऐसे प्रमाण कभी मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि हर साल एक दिन वहां पर बच्चों की कलाकृतियों और गांव की कहानियों का प्रदर्शन रखा जाए, ताकि लोगों की यादें न जाने पाएं और कोई भी अपनी ताकत के बूते किसी का इतिहास मिटा न सके। अकबर ने जब यह सब देखा तो उसके भीतर एक अजीब सा भाव उमड़ा। वो समझ गया कि बीरबल के पास न सिर्फ बुद्धि थी, बल्कि एक संवेदनशीलता भी थी जो उसे दूसरों की खोई आवाजें सुनने में मदद करती थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने ये कैसे जाना कि सब कुछ सिर्फ दिखाने जैसा नहीं है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, लोग जब डरते हैं तो चुप हो जाते हैं, पर कई बार वही चुप्पियां सबसे ज्यादा बताती है। मैं बस उस हकीकत को सुनता हूं जिसे सुनकर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक गांव और महल में उत्सव जैसा माहौल छा गया। लोगों ने जमींदार की गलतियों से न केवल अपनी जमीन वापस पाई, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी पुनः पाया। गीता की आंखों में अब शांति थी और गांव का बच्चा बच्चा उस पुस्तकालय के पास खेलता और अपने घरों की कहानियां सुनाता। पर बीरबल का राज उससे भी आगे था। वो राज ये था कि वो असल में गांव के उन खोई हुई यादों का संरक्षक नहीं था, बल्कि उसका असली उद्देश्य लोगों को ये सिखाना था कि उनकी आवाजें किसी भी ताकत से बड़ी होती हैं। उसने ये राज डेलिब्रेटली इस तरह रखा कि उसे कोई शोहरत ना मिले, क्योंकि जिसे आप पाने की चाह में बाहर आओगे वो अपने आप खो जाएगा। अकबर ने कभी बीरबल से ये राज पूछने की हिम्मत नहीं की। न तो उसने कभी कहा कि वो जानना चाहता है कि बीरबल रात में कहा जाता है, पर अंदर से अकबर ने महसूस किया कि थाती हुई चुप्पियां, खोई हुई चिट्ठियां और पुरानी कलाकृतियां हो सकती हैं, पर वो असली धरोहर थे। उसने बीरबल को सम्मानित किया, पर उस सम्मान में कोई दिखावा नहीं था। वो बस एक गहरी कृतज्ञता थी जो उसने महसूस की थी। वर्षों बीतते गए और वो गांव दिन ब दिन खुश और सुरक्षित हुआ। बीरबल वही रहा। वो अब भी दरबार में हंसता खिलखिलाता, पर उसकी आंखों की परछाई में वही गहराई बनी रही जो उसने उस रात खंडहर में देखी थी। लोग कहते थे कि बीरबल के पास कोई जादू है, पर बीरबल बस इतना कहता, जहांपनाह, जादू नहीं, बस सुनने की आदत है। कहानी अंत में ये सिखाती है कि कुछ राज छुपे रहें तो भी ठीक है, यदि वे लोगों की भलाई के लिए हों। बीरबल का वह राज कि वह रातों में गांवों की खोई हुई यादों को बचाता था, अकबर को कभी पूरी तरह से नहीं मालूम पड़ा, पर जब भी वो कभी गांव की तरफ जाता तो उसे लगता कि वहां की हवा कुछ बदल कर आई है, और उसकी वजह वो साधारण आदमी था जो दरबार में हंसी उड़ाता था, पर रातों में यादों का पहरेदार बन जाता था। अकबर का दरबार वैसे ही हलचल और शोर से भरा रहता था, पर उस मौसम में हवा का एक अजीब सा रंग था। ऐसा रंग जो सिर्फ तब आता है जब सत्ता की चमक के पीछे कुछ अनदेखा चल रहा हो। महल के किले की दीवारें आलोकित थी और राजकाज की गूंज हर कोने तक पहुंचती थी, पर फिर भी कुछ लोग कहते थे कि हर चमकदार थाली के पीछे कुछ धूल छुपी होती है। बीरबल को ऐसे संकेत जल्दी मिल जाते थे। उसने छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना सीखा था, और इसी बार उसकी आंखों ने एक तस्वीर उकेरी जो सबसे खतरनाक थी। ये तस्वीर अखबारों के बड़े शब्दों की तरह नहीं थी, बल्कि कागजों के किनारों पर छुपे छोटे छोटे दाग और लोगों की चुप्पियों से बनी थी। कुछ लोग ये कहते थे कि बीरबल राजा की प्यारी हंसी है, पर बीरबल के पास हंसी के पीछे की तीक्ष्ण धार भी थी। सब कुछ उसी दिन शुरू हुआ जब दरबार में अचानक कुछ दरबारियों का रंग पीला पड़ गया और खबरें घूमने लगी कि राजस्व की कुछ रसीदें कहीं गुम हैं। मुलाजिमों की आंखों में डर दिखा, क्योंकि रसीदों का गायब होना सरल बात नहीं थी।
ये सीधे तौर पर राज्य की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर सकता था। अकबर को यह खबर मिली और उसने प्रत्यक्ष चिंता दिखाई। वो जानता था कि जनता का विश्वास और राजकाज की ईमानदारी उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकती। उसने तुरंत पूछताछ शुरू करवा दी, पर पूछताछ एक सीमा तक ही थी। कुछ दिनों में ये अफवाह उड़ी कि उन गायब रसीदों की वजह से कुछ धन गैरकानूनी तरीके से निकाला गया और उस धन का एक हिस्सा राजा की तारीफ में खर्च होने के रूप में कुछ सत्ता के भीतर वालों ने प्रयोग किया था। ये खबर हवा की तरह फैल गई और लोगों के शहरों में चर्चा शुरू हो गई। पर महल के अंदर एक और खबर भी थी। कुछ गुप्त दस्तावेजों का पता चलना जो किसी अज्ञात हाथों द्वारा छुपा दिए गए थे। बीरबल ने इन संकेतों को बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया कि कुछ तो गहरे में है। उसने चुपके से अपने पुराने संपर्कों से बात की, किसानों, दुकानदारों, पुरानी चिट्ठियों के रखवाले और कुछ बूढ़े डाकियों से। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में किसी तरह की अनियमितता दिखी है। कच्चे खत और छोटे छोटे नोट जो सीधे खजाने की तरफ नहीं गए। पर इन कहानियों के साथ एक और कड़वी बात थी। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो राजा के हस्ताक्षर जैसा दिखते थे, पर उन्होंने कभी राजा की जब्ती नहीं देखी थी। बीरबल ने यह महसूस किया कि किसी ने अकबर की छवि का दुरुपयोग किया है। किसी ने नकल करके ऐसे आदेश और कागज बनाए होंगे जिनमें राजा की मंजूरी जाली दिखाई देती थी। पर यह जानना और साबित करना दो अलग बातें थी। अगर वो सीधे महल में जाकर कुछ इल्जाम लगा देता तो कौन जाने लोग क्या समझते। इसलिए उसने एक सूक्ष्म और चालाक योजना बनाई। पहले कदम में बीरबल ने अकबर को निजी तौर पर नहीं बताया, पर उसने अकबर का व्यवहार गौर से देखा। अकबर की आंखों में चिंता थी, पर वो उसी तरह राजसी ठहराव बनाए हुए था। बीरबल ने सोचा कि यदि वो सबूत सीधे सामने रखेगा तो अकबर की प्रतिष्ठा हिल सकती है। इसलिए उसने तय किया कि वो सबूत सार्वजनिक रूप से पेश करेगा, पर इस तरह से कि सभी अंधकारों की रोशनी हो जाए और अकबर की शुद्धता भी बची रहे, क्योंकि असल दुश्मन सत्ता की छवि की रक्षा करते हुए चोरी कर रहा था। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना। उनमें एक पुराना लेखा रखने वाला, एक सफाई का कर्मी जो रोज खाते पुस्तकें देखता, और एक बूढ़ा डाकिया। इन तीनों के साथ उसने रातों में गुप्त मुलाकातें की और उनका भरोसा जीत लिया। वे सब एक निशान पर मिले। पुराने खजाने के माहौल में भी कुछ गवाह मिलेंगे, पर सबको दूरी बनाए रखते हुए। तमाम जांच दौरान बीरबल ने पाया कि कुछ रसीदें वास्तव में नकल की गई थी। किसी ने राजा के इंजील जैसे हस्ताक्षर की नकल तैयार की थी और कुछ आकस्मिक खर्चों को उसी के नाम पर दिखाया गया था। पर सबसे हैरानी देने वाली बात थी कि नकल करने वाले ने बेहद चतुराई से दस्तावेजों के किनारों पर कुछ सूक्ष्म निशान छोड़े थे। ऐसे निशान जो केवल किसी विशेष इंक और कागज के जोड़ से ही निकले थे। बेशक किसी भी अक्सर सोचने वाला इससे अनजान रह जाता, पर बीरबल की आंखों ने इसे पहचाना। बीरबल ने कागजों के उन किनारों को जांच कराकर पाया कि उन पर इस्तेमाल हुई स्याही किसी विदेशी तिल के अर्क से मिश्रित थी। एक विशेष तरह की स्याही जो केवल राजधानी के एक निजी दुकानदार के पास उपलब्ध थी। वो दुकानदार किसी विशेष दरबारिये का पुराना दोस्त था। ये संकेत सीधे तौर पर किसी के घर तक जाता दिखा, पर फिर भी सबूत पूरे तरीके से नहीं टिकते। अगले हफ्ते बीरबल ने योजना के दूसरे चरण को चालू किया। उसने महल के बाहर एक सार्वजनिक मंच का आयोजन करवा दिया, पर यह मंच केवल रस्म के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने लाने के लिए था। उसने घोषणा करवाई कि आज महल में आर्थिक पारदर्शिता के लिए नए नियम बताए जाएंगे और कुछ पुराने दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, पर बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदर्शनी के कुछ कागजों की छानबीन सार्वजनिक हो। जब लोग प्रदर्शनी में जमा हुए, बीरबल ने बड़े शांति से उन कागजों को दिखाया जिनमें नकल की शक्ल थी। उसने तब कला का ऐसा प्रयोग किया कि सब चकित रह गए। उसने कागजों के किनारों के निशानों को बड़े करीने से उद्घाटित किया
और दिखाया कि किस तरह वही निशान किसी खास दुकानदार की स्याही से मेल खाते हैं। उसने बिना किसी नाम के संकेत दिए पर इतनी सूक्ष्मता से कि हर सूझबूझ रखने वाला समझ गया। लोगों की आंखें बड़ी हो गईं और दरबारियों की गर्दनें टेढ़ी हो गईं, क्योंकि अब आरोप हवा में नहीं बल्कि सबके बीच रखे कागजों पर थे। अकबर ने जब यह देखा तो उसे भी धड़कन तेज हुई, पर उसने चुपी। मिले, क्योंकि जिसे आप पाने की चाह में बाहर आओगे वो अपने आप खो जाएगा। अकबर ने कभी बीरबल से यह राज पूछने की हिम्मत नहीं की। न तो उसने कभी कहा कि वो जानना चाहता है कि बीरबल रात में कहा जाता है, पर अंदर से अकबर ने महसूस किया कि थाती हुई चुप्पियां, खोई हुई चिट्ठियां और पुरानी कलाकृतियां हो सकती हैं, पर वो असली धरोहर थे। उसने बीरबल को सम्मानित किया, पर उस सम्मान में कोई दिखावा नहीं था। वो बस एक गहरी कृतज्ञता थी जो उसने महसूस की थी। वर्षों बीतते गए और वो गांव दिन ब दिन खुश और सुरक्षित हुआ। बीरबल वही रहा। वो अब भी दरबार में हंसता खिलखिलाता, पर उसकी आंखों की परछाई में वही गहराई बनी रही जो उसने उस रात खंडहर में देखी थी। लोग कहते थे कि बीरबल के पास कोई जादू है, पर बीरबल बस इतना कहता, जहांपनाह, जादू नहीं, बस सुनने की आदत है। कहानी अंत में ये सिखाती है कि कुछ राज छुपे रहें तो भी ठीक है, यदि वे लोगों की भलाई के लिए हों। बीरबल का वह राज कि वो रातों में गांवों की खोई हुई यादों को बचाता था, अकबर को कभी पूरी तरह से नहीं मालूम पड़ा, पर जब भी वो कभी गांव की तरफ जाता तो उसे लगता कि वहां की हवा कुछ बदल कर आई है, और उसकी वजह वो साधारण आदमी था जो दरबार में हंसी उड़ाता था, पर रातों में यादों का पहरेदार बन जाता था। अकबर का दरबार वैसे ही हलचल और शोर से भरा रहता था, पर उस मौसम में हवा का एक अजीब सा रंग था। ऐसा रंग जो सिर्फ तब आता है जब सत्ता की चमक के पीछे कुछ अनदेखा चल रहा हो। महल के किले की दीवारें आलोकित थी और राजकाज की गूंज हर कोने तक पहुंचती थी, पर फिर भी कुछ लोग कहते थे कि हर चमकदार थाली के पीछे कुछ धूल छुपी होती है। बीरबल को ऐसे संकेत जल्दी मिल जाते थे। उसने छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना सीखा था, और इसी बार उसकी आंखों ने एक तस्वीर उकेरी जो सबसे खतरनाक थी। ये तस्वीर अखबारों के बड़े शब्दों की तरह नहीं थी, बल्कि कागजों के किनारों पर छुपे छोटे छोटे दाग और लोगों की चुप्पियों से बनी थी। कुछ लोग ये कहते थे कि बीरबल राजा की प्यारी हंसी है, पर बीरबल के पास हंसी के पीछे की तीक्ष्ण धार भी थी। सब कुछ उसी दिन शुरू हुआ जब दरबार में अचानक कुछ दरबारियों का रंग पीला पड़ गया और खबरें घूमने लगी कि राजस्व की कुछ रसीदें कहीं गुम हैं। मुलाजिमों की आंखों में डर दिखा, क्योंकि रसीदों का गायब होना सरल बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर राज्य की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर सकता था। अकबर को यह खबर मिली और उसने प्रत्यक्ष चिंता दिखाई। वो जानता था कि जनता का विश्वास और राजकाज की ईमानदारी उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकती। उसने तुरंत पूछताछ शुरू करवा दी, पर पूछताछ एक सीमा तक ही थी। कुछ दिनों में ये अफवाह उड़ी कि उन गायब रसीदों की वजह से कुछ धन गैरकानूनी तरीके से निकाला गया, और उस धन का एक हिस्सा राजा की तारीफ में खर्च होने के रूप में कुछ सत्ता के भीतर वालों ने प्रयोग किया था। ये खबर हवा की तरह फैल गई और लोगों के शहरों में चर्चा शुरू हो गई। पर महल के अंदर एक और खबर भी थी, कुछ गुप्त दस्तावेजों का पता चलना जो किसी अज्ञात हाथों द्वारा छुपा दिए गए थे। बीरबल ने इन संकेतों को बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया कि कुछ तो गहरे में है। उसने चुपके से अपने पुराने संपर्कों से बात की, किसानों, दुकानदारों, पुरानी चिट्ठियों के रखवाले और कुछ बूढ़े डाकियों से। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में किसी तरह की अनियमितता दिखी है। कच्चे खत और छोटे छोटे नोट जो सीधे खजाने की तरफ नहीं गए। पर इन कहानियों के साथ एक और कड़वी बात थी। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो राजा के हस्ताक्षर जैसा दिखते थे, पर उन्होंने कभी राजा की जब्ती नहीं देखी थी। बीरबल ने यह महसूस किया कि किसी ने अकबर की छवि का दुरुपयोग किया है। किसी ने नकल करके ऐसे आदेश
और कागज बनाए होंगे जिनमें राजा की मंजूरी जाली दिखाई देती थी। पर यह जानना और साबित करना दो अलग बातें थी। अगर वो सीधे महल में जाकर कुछ इल्जाम लगा देता तो कौन जाने लोग क्या समझते। इसलिए उसने एक सूक्ष्म और चालाक योजना बनाई। पहले कदम में बीरबल ने अकबर को निजी तौर पर नहीं बताया, पर उसने अकबर का व्यवहार गौर से देखा। अकबर की आंखों में चिंता थी, पर वो उसी तरह राजसी ठहराव बनाए हुए था। बीरबल ने सोचा कि यदि वो सबूत सीधे सामने रखेगा तो अकबर की प्रतिष्ठा हिल सकती है। इसलिए उसने तय किया कि वो सबूत सार्वजनिक रूप से पेश करेगा, पर इस तरह से कि सभी अंधकारों की रोशनी हो जाए और अकबर की शुद्धता भी बची रहे, क्योंकि असल दुश्मन सत्ता की छवि की रक्षा करते हुए चोरी कर रहा था। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना। उनमें एक पुराना लेखा रखने वाला, एक सफाई का कर्मी जो रोज खाते पुस्तकें देखता, और एक बूढ़ा डाकिया। इन तीनों के साथ उसने रातों में गुप्त मुलाकातें की और उनका भरोसा जीत लिया। वे सब एक निशान पर मिले। पुराने खजाने के माहौल में भी कुछ गवाह मिलेंगे, पर सबको दूरी बनाए रखते हुए। तमाम जांच दौरान बीरबल ने पाया कि कुछ रसीदें वास्तव में नकल की गई थी। किसी ने राजा के इंजील जैसे हस्ताक्षर की नकल तैयार की थी और कुछ आकस्मिक खर्चों को उसी के नाम पर दिखाया गया था। पर सबसे हैरानी देने वाली बात थी कि नकल करने वाले ने बेहद चतुराई से दस्तावेजों के किनारों पर कुछ सूक्ष्म निशान छोड़े थे। ऐसे निशान जो केवल किसी विशेष इंक और कागज के जोड़ से ही निकले थे। बेशक किसी भी अक्सर सोचने वाला इससे अनजान रह जाता, पर बीरबल की आंखों ने इसे पहचाना। बीरबल ने कागजों के उन किनारों को जांच कराकर पाया कि उन पर इस्तेमाल हुई स्याही किसी विदेशी तिल के अर्क से मिश्रित थी। एक विशेष तरह की स्याही जो केवल राजधानी के एक निजी दुकानदार के पास उपलब्ध थी। वो दुकानदार किसी विशेष दरबारिये का पुराना दोस्त था। ये संकेत सीधे तौर पर किसी के घर तक जाता दिखा, पर फिर भी सबूत पूरे तरीके से नहीं टिकते। अगले हफ्ते बीरबल ने योजना के दूसरे चरण को चालू किया। उसने महल के बाहर एक सार्वजनिक मंच का आयोजन करवा दिया, पर यह मंच केवल रस्म के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने लाने के लिए था। उसने घोषणा करवाई कि आज महल में आर्थिक पारदर्शिता के लिए नए नियम बताए जाएंगे और कुछ पुराने दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, पर बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदर्शनी के कुछ कागजों की छानबीन सार्वजनिक हो। जब लोग प्रदर्शनी में जमा हुए, बीरबल ने बड़े शांति से उन कागजों को दिखाया जिनमें नकल की शक्ल थी। उसने तब कला का ऐसा प्रयोग किया कि सब चकित रह गए। उसने कागजों के किनारों के निशानों को बड़े करीने से उद्घाटित किया और दिखाया कि किस तरह वही निशान किसी खास दुकानदार की स्याही से मेल खाते हैं। उसने बिना किसी नाम के संकेत दिए पर इतनी सूक्ष्मता से कि हर सूझबूझ रखने वाला समझ गया। लोगों की आंखें बड़ी हो गईं और दरबारियों की गर्दनें टेढ़ी हो गईं, क्योंकि अब आरोप हवा में नहीं बल्कि सबके बीच रखे कागजों पर थे। अकबर ने जब यह देखा तो उसे भी धड़कन तेज हुई, पर उसने चुप्पी बनाए रखी। बीरबल ने जानबूझकर नामों का उल्लेख नहीं किया। उसने जनता के सामने सबूत रख दिए और कहा कि यह मामला किसी व्यापक जांच का विषय होगा। पर उसकी चाल केवल सबूत दिखाना नहीं थी। वो चाहता था कि दोष अपनी ही जगह और असली असलियत में दिखाई दे। समीक्षा शुरू हुई और उसी रात बीरबल ने गुप्त रूप से उस निजी दुकानदार के पास एक जांच भेजी। दुकानदार ने बहाने बनाए, पर कुछ पुरानी चिट्ठियों में सही स्याही के आदेशों के प्रमाण मिल गए। इन आदेशों में कुछ नाम थे जो सीधे तौर पर दरबार के उच्चाधिकारियों से जुड़ते थे। अब मामले का दायरा बड़ा हो गया। ये सिर्फ एक नौकर की चोरी नहीं थी, बल्कि किसी ऊंची श्रेणी के सहायक का खेल भी लग रहा था। बीरबल ने तय किया कि देर सबेर सच्चाई सामने आएगी, पर उसे यह भी पता था कि यदि यह मामला केवल महल के भीतर रहा तो शक्तिशाली लोग इसे कुचल देंगे। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने महल के बाहर के कुछ सम्मानित नागरिकों को बुलाया
और उन्हें बाकायदा सबूत दिखाएं और कहा कि वे निर्भीक होकर इस मामले की गवाही दें। ये कदम अकबर की प्रतिष्ठा को बचाने का भी तरीका था। जब जनता के लोग सामने होंगे तो कोई भी दयालु दबाव किसी भी तरह से सर्वोच्च को बचाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। जब जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, कुछ दरबारियों के कदम लड़खड़ाए। कुछ ने भागने की कोशिश की और कुछ ने खामोशी साध ली। पर बीरबल की मंशा सजा देना नहीं थी, बल्कि सच्चाई का पर्दाफाश था। उसने अकबर को खुला अवसर दिया कि वे स्वयं अदालत में आए और सब सुने। अकबर, जो कि सबसे ऊपर था, ने यह चुनौती स्वीकार की, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई का सामना करने से ही उसका राज्य शुद्ध होगा। अदालत में आने वाले दिन का माहौल असामान्य था। लोग खामोश थे और महल के गलियारे उसी भय और आशा से गूंज उठे थे। बीरबल ने सबूत को क्रमशः प्रस्तुत किया। प्रत्येक कागज, हर चिट्ठी और उन स्याही के सामान्य विशेषण। धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होती गई और सामने आया कि कुछ दरबारी जो राजा के निकट थे, उन्होंने इस जाल को बुना था। वे लोग जानते थे कि सीधे राजा के आदेश पर किसी तरह की गलत गतिविधि का आरोप लगाया जा सकता है, पर उनकी योजना थी कि नकली दस्तावेजों के जरिए पैसे की निकासी दिखाई जाए और बाद में उन पैसे का कुछ हिस्सा फिर राजकीय खर्च दिखाकर स्वयं का हिस्सा बना लिया जाए। जब सबूतों का सिलसिला सामने आया तो कुछ दरबारियों का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में डर और लज्जा दोनों के भाव थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोग अकबर की अनजाने में हुई स्वीकृति के दावे कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राजा ने कभी स्वेच्छा से ऐसी अनुमति नहीं दी, पर उनकी चालाकी इतनी थी कि जिस दस्तावेज पर किसी ने हुलिया बनाकर राजा के हस्ताक्षर की नकल कर दी थी, वो कागज राज्य के अभिलेखों में घुसी हुई थी। अकबर सुन रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। उसने पूछा कि आखिरकार दोष किसका है। बीरबल ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जहांपनाह, दोष उन लोगों का है जो सत्ताहीनता की आड़ में सत्ता की छवि का दुरुपयोग करते हैं, पर दोष आपका नहीं जब तक आप स्वयं उसकी निंदा करते हैं। यह सुनकर कुछ दरबारियों के कंधे डगमगा गए। फैसला सरल नहीं था। यह कोई मामूली मुकदमा नहीं था। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोषियों की स्पष्ट जांच हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हो। साथ ही उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि अकबर की साख बचाने के लिए एक आम सभा की उपस्थिति में सारे प्रमाण रखे जाएं, ताकि कोई दबाव जनहित की आवाज को दबा न सके। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जनता के सामने सब कुछ रखा गया। जनता ने सुना, आंखें नम हुई, पर उन्होंने राजा की वो ईमानदारी देखी जिसकी उम्मीद हर राजनैतिक व्यवस्था में रहती है। दोषियों को दंड मिला, पर साथ ही ये भी तय हुआ कि राज्य में पारदर्शिता के नए नियम आएंगे, हर व्यवहार की जांच पड़ताल की जाएगी और एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाएगा जो भविष्य में ऐसे मामलों की त्वरित जांच कर सके। कई लोगों ने बीरबल की शिखा की तारीफ की, क्योंकि उसने न केवल सच्चाई सामने लाई, बल्कि ऐसी चाल चली कि अकबर की गरिमा बची रही। अकबर ने स्वयं कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने यह दिखा दिया कि सच्चाई की रक्षा किसी भी कीमत पर जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई को ढकना कोई समाधान नहीं और सच्चाई का प्रकाश ही राज का असली आधार है। कई महीनों के बाद जब जनता ने देखा कि महल में बदलाव आए हैं, न सिर्फ सजावट में बल्कि शासन के तरीकों में, तब उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की सूझबूझ पूरे राज्य की दिशा बदल सकती है। बीरबल ने जिस सूक्ष्म कला से सबूत पेश किए थे, उससे यह भी सिद्ध हुआ कि न्याय की राह कभी भी सीधे मुकाबले और आरोपों से नहीं निकलती। उसकी जरूरत विवेक, योजना और लोगों की भागीदारी से होती है। कहानी के अंत में बीरबल और अकबर की जोड़ी और भी मजबूत हुई। अकबर ने जीवन में एक और सीख पाई कि राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को न्याय की कसौटी पर कसना और स्वयं भी उस कसौटी का हिस्सा बनना है।
बीरबल ने फिर वही शरारती मुस्कान दी और कहा, जहांपनाह, राज की छवि मजबूत तभी रहती है जब हम उसके भीतर की सच्चाई को बचाएं। अन्यथा किसी भी गढ़ के ईंटें छली हुई ठहर सकती है। वह दिन जिसमें बीरबल ने अकबर के खिलाफ सबूत पेश किए थे, महल की यादों में एक नए अध्याय की तरह दर्ज हो गया। एक अध्याय जिसमें सच्चाई और विवेक की विजय हुई और जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों तक एक सबक की तरह सुनाते रहें। बनाए रखी। बीरबल ने जानबूझकर नामों का उल्लेख नहीं किया। उसने जनता के सामने सबूत रख दिए और कहा कि यह मामला किसी व्यापक जांच का विषय होगा। पर उसकी चाल केवल सबूत दिखाना नहीं थी। वो चाहता था कि दोष अपनी ही जगह और असली असलियत में दिखाई दे। समीक्षा शुरू हुई और उसी रात बीरबल ने गुप्त रूप से उस निजी दुकानदार के पास एक जांच भेजी। दुकानदार ने बहाने बनाए पर कुछ पुरानी चिट्ठियों में सही स्याही के आदेशों के प्रमाण मिल गए। इन आदेशों में कुछ नाम थे जो सीधे तौर पर दरबार के उच्चाधिकारियों से जुड़ते थे। अब मामले का दायरा बड़ा हो गया। ये सिर्फ एक नौकर की चोरी नहीं थी, बल्कि किसी ऊंची श्रेणी के सहायक का खेल भी लग रहा था। बीरबल ने तय किया कि देर सबेर सच्चाई सामने आएगी, पर उसे यह भी पता था कि यदि ये मामला केवल महल के भीतर रहा तो शक्तिशाली लोग इसे कुचल देंगे। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने महल के बाहर के कुछ सम्मानित नागरिकों को बुलाया और उन्हें बाकायदा सबूत दिखाए और कहा कि वे निर्भीक होकर इस मामले की गवाही दें। यह कदम अकबर की प्रतिष्ठा को बचाने का भी तरीका था। जब जनता के लोग सामने होंगे तो कोई भी दयालु दबाव किसी भी तरह से सर्वोच्च को बचाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। जब जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, कुछ दरबारियों के कदम लड़खड़ाए। कुछ ने भागने की कोशिश की और कुछ ने खामोशी साध ली। पर बीरबल की मंशा सजा देना नहीं थी, बल्कि सच्चाई का पर्दाफाश था। उसने अकबर को खुला अवसर दिया कि वे स्वयं अदालत में आए और सब सुने। अकबर, जो कि सबसे ऊपर था, ने यह चुनौती स्वीकार की, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई का सामना करने से ही उसका राज्य शुद्ध होगा। अदालत में आने वाले दिन का माहौल असामान्य था। लोग खामोश थे और महल के गलियारे उसी भय और आशा से गूंज उठे थे। बीरबल ने सबूत को क्रमशः प्रस्तुत किया। प्रत्येक कागज, हर चिट्ठी और उन स्याही के सामान्य विशेषण। धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होती गई और सामने आया कि कुछ दरबारी जो राजा के निकट थे, उन्होंने इस जाल को बुना था। वे लोग जानते थे कि सीधे राजा के आदेश पर किसी तरह की गलत गतिविधि का आरोप लगाया जा सकता है, पर उनकी योजना थी कि नकली दस्तावेजों के जरिए पैसे की निकासी दिखाई जाए और बाद में उन पैसे का कुछ हिस्सा फिर राजकीय खर्च दिखाकर स्वयं का हिस्सा बना लिया जाए। जब सबूतों का सिलसिला सामने आया तो कुछ दरबारियों का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में डर और लज्जा दोनों के भाव थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोग अकबर की अनजाने में हुई स्वीकृति के दावे कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राजा ने कभी स्वेच्छा से ऐसी अनुमति नहीं दी, पर उनकी चालाकी इतनी थी कि जिस दस्तावेज पर किसी ने हुलिया बनाकर राजा के हस्ताक्षर की नकल कर दी थी, वो कागज राज्य के अभिलेखों में घुसी हुई थी। अकबर सुन रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। उसने पूछा कि आखिरकार दोष किसका है। बीरबल ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जहांपनाह, दोष उन लोगों का है जो सत्ताहीनता की आड़ में सत्ता की छवि का दुरुपयोग करते हैं, पर दोष आपका नहीं जब तक आप स्वयं उसकी निंदा करते हैं। यह सुनकर कुछ दरबारियों के कंधे डगमगा गए। फैसला सरल नहीं था। यह कोई मामूली मुकदमा नहीं था। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोषियों की स्पष्ट जांच हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हो। साथ ही उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि अकबर की साख बचाने के लिए एक आम सभा की उपस्थिति में सारे प्रमाण रखे जाएं, ताकि कोई दबाव जनहित की आवाज को दबा न सके। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जनता के सामने सब कुछ रखा गया। जनता ने सुना, आंखें नम हुई,
पर उन्होंने राजा की वो ईमानदारी देखी जिसकी उम्मीद हर राजनैतिक व्यवस्था में रहती है। दोषियों को दंड मिला, पर साथ ही ये भी तय हुआ कि राज्य में पारदर्शिता के नए नियम आएंगे, हर व्यवहार की जांच पड़ताल की जाएगी और एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाएगा जो भविष्य में ऐसे मामलों की त्वरित जांच कर सके। कई लोगों ने बीरबल की शिखा की तारीफ की, क्योंकि उसने न केवल सच्चाई सामने लाई, बल्कि ऐसी चाल चली कि अकबर की गरिमा बची रही। अकबर ने स्वयं कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने यह दिखा दिया कि सच्चाई की रक्षा किसी भी कीमत पर जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई को ढकना कोई समाधान नहीं, और सच्चाई का प्रकाश ही राज का असली आधार है। कई महीनों के बाद जब जनता ने देखा कि महल में बदलाव आए हैं, न सिर्फ सजावट में बल्कि शासन के तरीकों में, तब उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की सूझबूझ पूरे राज्य की दिशा बदल सकती है। बीरबल ने जिस सूक्ष्म कला से सबूत पेश किए थे, उससे यह भी सिद्ध हुआ कि न्याय की राह कभी भी सीधे मुकाबले और आरोपों से नहीं निकलती। उसकी जरूरत विवेक, योजना और लोगों की भागीदारी से होती है। कहानी के अंत में बीरबल और अकबर की जोड़ी और भी मजबूत हुई। अकबर ने जीवन में एक और सीख पाई कि राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को न्याय की कसौटी पर कसना और स्वयं भी उस कसौटी का हिस्सा बनना है। बीरबल ने फिर वही शरारती मुस्कान दी और कहा, जहांपनाह, राज की छवि मजबूत तभी रहती है जब हम उसके भीतर की सच्चाई को बचाएं, अन्यथा किसी भी गढ़ के ईंटें छली हुई ठहर सकती है। वह दिन जिसमें बीरबल ने अकबर के खिलाफ सबूत पेश किए थे, महल की यादों में एक नए अध्याय की तरह दर्ज हो गया। एक अध्याय जिसमें सच्चाई और विवेक की विजय हुई और जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों तक एक सबक की तरह सुनाते रहे।